हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू यूनिवर्सल फिजिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गोस थ्योरम्स, विद्युत फ्लक्स और गोस की प्रमेय। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि एरिया वेक्टर क्या होता है, क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल वेक्टर। तो कोई भी एरिया जो होता है हमारे पास, एरिया के बाहर की ओर यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर होता है, जो परपेंडिकुलर होता है उसी की डायरेक्शन को जो है उस एरिया वेक्टर कहते हैं, यानी कि उस एरिया की जो है डायरेक्शन होती है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एरिया है जिस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये यूनिट वेक्टर n, और तो जो इसकी जो डायरेक्शन होगी यूनिट वेक्टर n की, वो ही इसी जो है इस एरिया की डायरेक्शन होगी। यानी कि यहाँ से जो क्षेत्रफल यानी कि एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल वेक्टर आ जाएगा, वो a बराबर आ जाएगा वेक्टर a बराबर यूनिट n a। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है यानी कि जो एरिया वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन वो ही होती है जो उस क्षेत्रफल यानी कि उस एरिया में आउटवर्ड बाहर की ओर खींचे गए जो है परपेंडिकुलर की डायरेक्शन होती है, वो जो होती है हमारी क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सॉलिड एंगल क्या होता है, घन कोण क्या होता है। तो किसी स्फेरिकल, हमारे पास कोई जो है स्फेरिकल सरफेस है, तो किसी स्फेरिकल सरफेस द्वारा किसी स्फीयर के केंद्र यानी कि सेंटर से किसी स्फेरिकल सरफेस, मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर है, इस स्फेरिकल सरफेस, इस स्फेरिकल सरफेस जो होता है सेंटर के साथ जो कोण बनाता है उसे जो है हम सॉलिड एंगल कहते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्मॉल पूरा स्फीयर है, तो पूरे स्फीयर के कारण जो इसका एरिया होगा टोटल, वो होगा एरिया, टोटल एरिया हो जाएगा पूरे स्फीयर का a, इसका मान होता है 4 पाई r स्क्वायर, और ये जो कोण बनाएगा टोटल कोण हो जाएगा ओमेगा, तो उसका जो मान होता है वो होता है a अपॉन r स्क्वायर के बराबर। दैट मीन्स कि जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है कि किसी स्फेरिकल सरफेस में जो है उस स्फीयर के सेंटर के साथ जो कोण बनाता है उसे सॉलिड एंगल यानी कि घन कोण कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि किसी गोलीय पृष्ठ पर गोले के केंद्र से जो कोण बनता है उसे घन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर इसका मान होता है घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल ओमेगा बराबर होता है a अपॉन r स्क्वायर। और स्फीयर की अगर बात करते हैं तो स्फीयर के लिए a का मान होता है 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। दैट मीन्स कि किसी स्फीयर की अगर बात करते हैं तो किसी स्फीयर का जो सॉलिड एंगल होता है उसके होल सरफेस एरिया के कारण वो होता है 4 पाई के इक्वल्स, 4 पाई के इक्वल्स। ओके, और अगर हम बात करते हैं कि इसकी एक स्मॉल पार्टीशन के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमने इस टोटल सरफेस एरिया का एक स्मॉल पार्ट लिया डी ए, जिसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो डी ए लिया। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो डी ए पर जो इसकी डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किधर होगी, वो डायरेक्शन इस पर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगी एन। तो ये इसका जो है कंपोनेंट आ जाएगा कौन सा, ये इसका कंपोनेंट आ जाएगा पैरेलल कंपोनेंट, दैट मींस डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ से जो सॉलिड एंगल आएगा इस स्मॉल पोर्शन के लिए वो आ जाएगा डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो होगा इस स्मॉल सरफेस एरिया के लिए जो सॉलिड एंगल होगा वो होगा डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी ए डॉट कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा होता है सॉलिड एंगल। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, व्हाट इज दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम कंसीडर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास जो है कोई भी एक इमेजनरी सरफेस है, ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा एक इमेजनरी सरफेस है जिसका सरफेस एरिया ए है। तो इस इमेजनरी सरफेस से जितनी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है यानी कि वैद्युत बल रेखाएं होकर गुजरती हैं यानी कि पास होती हैं, उन वैद्युत बल रेखाओं के को जो है वैद्युत बल रेखाओं को जो कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अर्थात हिंदी में कह सकते हैं कि किसी तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं।
वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक इमेजिनरी सरफेस है जिसका टोटल सरफेस एरिया ए है, इसका एक स्मॉल सरफेस एरिया ले लेते हैं जिसका जो सरफेस एरिया है डी ए। तो उस पर जो हमारा डी ए वेक्टर होगा वो उसके परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में होगा, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, और वैद्युत क्षेत्र हमारा ये मान लो दोनों के बीच जो है थीटा कोण बन रहा है। तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है इस स्मॉल एरिया के लिए डी फाई ई वो बराबर हो जाता है हमारा ई वेक्टर ई इंटू डी ए के, वेक्टर ई इंटू डी ए के, अर्थात वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के स्केलर गुणनफल के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि एक अदिश राशि होती है। तो ये था हमारा स्मॉल के लिए, और यहाँ पे हम स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ई डॉट डी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा के इक्वल, ई डी ए कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर हम बात करते हैं पूरे के लिए, यानी कि इस पूरे इमेजनरी पृष्ठ इमेजनरी सरफेस के लिए अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो क्या आ जाएगा, पाई ई इज इक्वल्स टू डी पाई ई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन और ओवरऑल सरफेस, पूरे सरफेस एरिया के लिए बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई कोस थीटा, और ये क्या है हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर है हमारा, ए के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम पूरे सरफेस एरिया के लिए बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, ई ए कोस थीटा के इक्वल्स आ जाएगा, ई ए कोस थीटा के इक्वल्स जो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा टोटल होगा वो ई ए कॉस थीटा के इक्वल्स आ जाएगा। और यहाँ से जो है हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वो होता है यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम जो है इसकी यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि कोई भी इमेजनरी पृष्ठ क्या कि एनी इमेजनरी सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू विच द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को जो है वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। यहाँ से देखो दो कंडीशन होती है कि फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा के। तो कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है कि यदि ये जो हमारी वैद्युत क्षेत्र है यानी कि ई वैद्युत क्षेत्र जो ई है वो परपेंडिकुलर है किसके, इस इमेजनरी सरफेस के। अगर हमारा वैद्युत क्षेत्र जो ई है वो इस इमेजनरी सरफेस के जो है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो इमेजनरी सरफेस के तो यहाँ से जो थीटा हो जाएगा वो आ जाएगा 0 डिग्री के इक्वल्स। थीटा क्या आ जाएगा 0 डिग्री के इक्वल्स, क्योंकि यहाँ से ये दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ से हम क्या कह सकते हैं पाई ई क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा ई ए के बराबर। और अगर दोनों जो है वो पैरेलल है, अगर दोनों पैरेलल है तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों जो है डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाएंगे। 90 डिग्री हो जाएगा, सॉरी डिफरेंट में ही 90 डिग्री के एंगल पे हो जाएंगे। तो यहाँ से फाई ई हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0 के बराबर। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इमेजनरी सरफेस के परपेंडिकुलर है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ई ए के इक्वल्स होगी। गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम्स, यानी कि गॉस थ्योरम्स का क्या कहती है, गॉस थ्योरम का कथन क्या है कि द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस। ओके, तो फ्लक्स क्या होगा, द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ
closed surface is equals to the net charge enclosed by the surface, net charge enclosed by the surface and divided by एप्सिलॉन नॉट के इक्वल्स होता है। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। गॉस थ्योरम ये कहती है, तो हम जो है इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। इस स्टेटमेंट का हम जो है प्रूव करेंगे। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक कोई क्लोज सरफेस है, एक बंद पृष्ठ है जिसका सेंटर O है और उस सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, और हम इस बंद पृष्ठ के यानी कि इस क्लोज सरफेस का एक स्मॉल सरफेस एरिया लेते हैं जिसका जो है सरफेस एरिया है DA। तो हमने अभी पढ़ा था कि DA का जो वेक्टर होता है यानी कि एरिया वेक्टर क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो ये एरिया वेक्टर हमारा ये होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इससे आउटवर्ड की ओर होगा। तो मान लेते हैं दोनों के बीच में ठीक ठाक होना है। तब यहाँ से जो है इस स्मॉल एरिया के कारण जो है हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा डी फाई ई वो क्या आ जाएगा E इंटू डी ए के इक्वल्स E इंटू डी ए। इसे कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर प्रॉपर्टी लगाएंगे, स्केलर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट की, तो E डी ए cos थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं E डी ए cos थीटा के इक्वल्स। ये था इस स्मॉल के लिए। अगर हमें जो है पूरे के लिए फाइंड आउट करना है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं। चलो पूरे के लिए फाइंड आउट करना है तो, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। देखो ये हमारा एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है जिससे हमें बिंदु P की जो दूरी है वो r डिस्टेंस पर है। एट पॉइंट P पर हमें इस पॉइंट चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² के इक्वल्स। तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट चार्ज के कारण वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² के इक्वल्स। दैट मीन्स यहाँ पर इसका मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² और dA cos थीटा के इक्वल्स। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, यह आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dA cos थीटा अपॉन r²। और dA cos थीटा अपॉन r², इसको क्या बोलते हैं, dA cos थीटा अपॉन r²। dA cos थीटा अपॉन r² ये वैल्यू होती है सॉलिड एंगल की, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं d ओमेगा से। दैट मीन्स कि हमारा जो d फाई ई है वो क्या आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा के इक्वल्स आ जाएगा। ये हमारा आया है एक स्मॉल सरफेस के लिए। अगर हम पूरे सरफेस की बात करते हैं, ओवरऑल सरफेस की, तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो आ जाएगा हमारा ओवरऑल सरफेस पर। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा और Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा का ओवरऑल सरफेस के लिए सॉलिड एंगल का मान क्या होता है, हम पीछे से निकाल चुके हैं। ओवरऑल सरफेस के लिए जो सॉलिड एंगल का मान होता है वो होता है 4 पाई के इक्वल्स। दैट मीन्स कि यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई वो किसके बराबर आ जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट के इक्वल्स। Q/एप्सिलॉन नॉट के इक्वल्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा आ गया वो आ गया Q/एप्सिलॉन नॉट के इक्वल्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि गॉस की थ्योरम हमारी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम्स, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। नंबर 1 है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, यानी कि एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र फाइंड आउट करना है हमें बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम्स, गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके। तो कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है जिस पर जो है, और वायर किस प्रकार का है, जिस पर जो है +Q आवेश है और वायर की लेंथ L है
और वह वायर इस प्रकार का है कि उस वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल्स टू है क्यू अपॉन एल के इक्वल्स है। तो मान लें कि हमारे पास एक वायर है जिस पर प्लस क्यू चार्ज है, जिसकी टोटल लेंथ एल है और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल है। तो हम इस वायर के पास नियर में एक पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक पॉइंट P है, ये हमारा एक पॉइंट P है, कंसीडर कर लेते हैं, जो इस वायर से R डिस्टेंस पर है, जो इस वायर से जो है R डिस्टेंस पर है। तो हम इस पॉइंट P को मानते हुए इस वायर के दो चारों ओर जो है एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं और वो जो वायर के चारों ओर जो गॉसियन सरफेस होगा वो एक सिलेंडर की फॉर्म में होगा। ये जो हमारा एक सिलेंड्रिकल फिगर दिख रहा है, ये एक हमारा गॉसियन सरफेस है जो इस वायर के चारों ओर जो है पॉइंट P को कंसीडर करके बनाया गया है। तो यहाँ पर हम पॉइंट P पर मान लेते हैं कि इसका एक छोटा सा स्मॉल सरफेस एरिया के लिए, स्मॉल सरफेस एरिया के लिए कंसीडर कर लेते हैं DA। तो इसका जो DA का जो वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, यानी कि इधर को होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट P, यानी कि इस गॉसियन सरफेस पर इस वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऑलवेज जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होगा और DA भी हमारा जो है इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए फ्लक्स हो जाएगा डी फाई ई, वो क्या हो जाएगा E इंटू डी ए, और यहाँ पे इस कलर का डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे इस कलर का, तो क्या हो जाता है E DA cos थीटा के। और चूंकि E एंड DA बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों समान दिशा में है, तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, थीटा आ जाएगा 0 डिग्री। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा E इंटू DA के। अब हम कर लेते हैं इस पर, अगर दोनों ओर के जो है हमारे पास जो ये वक्र एरियाज हैं इन पर कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल सरफेस मानेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो DA यानी कि जो हमारा एरिया वेक्टर होगा इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इसके परपेंडिकुलर, यानी कैसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड की ओर होगा ऑलवेज। तो यहाँ पर जो DA और E दोनों होंगे उनके बीच का जो कोण थीटा होगा वो ऑलवेज कैसा होगा 90 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो है एंगल 90 डिग्री है। दैट मीन्स कि यहाँ इन दोनों का जो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, G के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो डी फाई ई ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया एट पॉइंट P, और ये E इंटू DA। हमें E का मान फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E का मान क्या है। तो हम क्या है डी फाई ई कंसीडर कर लेते हैं। हम ओवरऑल सरफेस एरिया के लिए बात करते हैं, तो ओवरऑल सरफेस एरिया के लिए फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स ये आ जाएगा हमारा E इंटू DA और E। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो एक सिलेंडर की फॉर्म में है, इसकी फॉर्म में, सिलेंडर की फॉर्म में, और सिलेंडर का जो ओवरऑल सरफेस एरिया होता है, किसी भी सिलेंडर का जो ओवरऑल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एल के इक्वल्स। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस की थ्योरम का प्रयोग करेंगे। अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ फाई ई का मान क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल्स, ये आ जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल। तो यहाँ से E का मान फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q R अपॉन L, और यहाँ से Q बटे L को क्या कह सकते हैं, Q अपॉन L क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी सिग्मा के इक्वल्स। दैट मीन्स ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन R लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन R। दैट मीन्स कि जो हमारा इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, वो होगा 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर के इक्वल्स होगा एक समान आवेशित सीधेदार के निकट वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू इतनी होगी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, यानी कि बाहर की ओर होगी। सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट, अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र फाइंड आउट करना है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक अनंत विस्तार की समतल जो है अचालक चादर है, जिसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो A है, और इस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है प्लस Q चार्ज है। तो इसके कारण जो है इस सीट की, नॉन कंडक्टिंग सीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो हो जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए के इक्वल्स, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो हो जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए के इक्वल्स। तो हम इस जो नॉन कंडक्टिंग सीट है इसके नियर में कोई पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं, जहाँ पर हमें जो है, जिसके कारण हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और पॉइंट P के अकॉर्डिंग ही एक अन्य पॉइंट P जो है चादर के दूसरी ओर इन अपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर कर लेते हैं, जिसे P डैश बोलेंगे। तो हम देखते हैं कि पॉइंट P और P डैश दोनों पर ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड यानी कि बाहर की ओर होगी, चादर के दोनों जो है बाहर की ओर होगी, और इसके स्मॉल सरफेस के कारण जो है जो सरफेस एरिया होगा वो जो है उसके अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ही जो है डायरेक्शन में होगा। तो हम यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट P एंड P डैश नियर एंड नॉन प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट के। तो पॉइंट P पे क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख देते हैं, एक पॉइंट P के कारण और एक पॉइंट P डैश के कारण। तो पॉइंट P पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा डी फाई ई एट P पर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा E इंटू डी ए के इक्वल्स, और यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं E डी ए कॉस थीटा। और चूंकि E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज क्या कह सकते हैं थीटा क्या होगा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री होगा, तो यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा E इंटू डी ए के इक्वल्स। और इसी प्रकार सिमिलरली डी फाई ई एट पॉइंट P डैश इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा E इंटू डी ए इज इक्वल्स टू E डी ए cos थीटा। और चूंकि यहाँ भी जो एंगल है वो 0 डिग्री है, इसलिए जो है ये आएगा इंटू डी ए के इक्वल्स। अब हम कंसीडर कर लेते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एंड P डैश के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा पाई ई, वो हो जाएगा हमारा जो है इन दोनों के E इंटू डी ए प्लस E इंटू डी ए के इक्वल्स, E इंटू डी ए इंटू ए इंटू डी ए के जो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। और यहाँ पर जो कंडक्टिंग सीट है हमारे पास उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो A है, तो यहाँ पर इसका जो मान है वो ये आ जाएगा पाई ई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए। तो इसे क्या कह सकते हैं 2EA। और अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम के अनुसार इसका मान क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। तो यहाँ से E का मान क्या आ जाएगा, E का मान आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन A, और Q अपॉन A को क्या कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल्स आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल्स आ जाएगा। और हम ये देखेंगे कि अगर हम इस नॉन कंडक्टिंग सीट के पास कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हैं इसके नियर में, तो सभी पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा अपॉन जो है 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल्स होगा। तो ये हमारी जो है गॉस थ्योरम की 2 एप्लीकेशन थी।
और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है अच्छा समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ अपनी समस्या को हमारे पास भेज सकते हैं, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।